A very good morning to all students. Once again, today we are discussing about the basic concept related to the financial statement of NPO. And in this video, firstly we discussed the difference between the not-for-profit organization and the profit organization, and thereafter we will talking about the uh, preparation of the financial statement of NPO. So without creating any delay, let's we start the first topic of today's video, that is in difference between profit organization and not for profit organization. बेसिकली ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ के बनाए जाते हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है. सो अगर इस बारे में बात किया जाए तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और एनपीओ जो होते हैं, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दे प्रिपेयर्ड द थ्री मेजर अकाउंट, दैट इज इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर थर्ड विल बी अ बैलेंस शीट. क्या तीन चीज बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं. और जो एनपीओस होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, एंड नंबर थर्ड बैलेंस शीट बनाते हैं. So the format of the balance sheet of profit organization and the not for profit organization will be same. मतलब जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाए चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे हमने 11th में बनाया है बैलेंस शीट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, सिमिलरली हम बैलेंस शीट बनाएंगे फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का. डिफरेंस कहाँ आता है? वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेडिंग पीएल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. यानी ट्रेडिंग अकाउंट से हम पता क्या करते थे? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता करते थे? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस. तो उसकी जगह पर हम एनपीओ में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं विच इज नोन एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. विद द हेल्प ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए क्या करते थे? हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीक्वेंस वाइज बनाते थे. बट एनपीओ में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं विच इज नोन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमें ये बताता है कि हमें सरप्लस हुआ कि डिफिसिट हुआ. और रही बात रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे, तो ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में इसको हम किस नाम से जानते हैं? कैश बुक के नाम से जानते हैं. यानी इन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी प्रिपेयर द कैश बुक, एंड वेयर एज इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी प्रिपेयर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. तो आई होप कि इससे आपका थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में एनपीओ अपीओ क्या बनाते हैं. और दूसरा जो डिफरेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे है वो ये है कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या फाइंड आउट करते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं. और एनपीओ जो के केस में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? सरप्लस फाइंड आउट करते हैं या डेफिसिट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है. इन सब चीजों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. The next topic is limitation of not-for-profit organization. If you are talking about the limitation of the not-for-profit organization, so you know very well, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, मेरिट्स होती हैं, तो उसके साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं. सो व्हाट आर द बेसिक डिमेरिट्स ऑफ or limitation of not for profit organization?
मेरिट और डिमेरिट हम इसके फंक्शन के बेसिस पे नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि एनपीओ का बेसिकली लिमिटेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो अगर हम बात करें नॉर्मली केस में, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा डाटा रिकॉर्ड करता है, जैसे जर्नल बनाता है, लेजर बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है, बैलेंस शीट बनाता है। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन करता है। फर्स्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। यानी अगर आप एनपीओ की क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे तो जर्नल एंट्री तो बहुत दूर की बात है। जर्नल एंट्री जनरली बनाई नहीं आती, ना कोई सब्सिडी बुक बनाई जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ लेजर अकाउंट्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लेजर अकाउंट भी वो नहीं होते, वो एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कैटेगराइज किए जाते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एडजस्टमेंट वी फाइंड आउट दी सरप्लस और डेफिसिट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये कुछ 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द एनपीओज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एक एनपीओ कितने तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, उसमें हम लोग पहला डिस्कस करेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, in the financial statement of NPO there are basically 3 important document prepared by the not for profit organization at the end of the accounting year. The first will be a receipts and payment account. Okay, number second will be a income and expenditure account, and number third will be a balance sheet. यानी कि जो भी एनपीओज होते हैं वो बेसिकली 2 अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी डिस्कस what is the brief and important point related to the receipts and payment account. Okay, so if we are talking about the receipts and payment account, so this account is a dicto copy of the cash book of the sole proprietorship. It means such account यानी receipts and payment account, it is an real account। पहला तो ये एक real account है, and real account की खास बात क्या थी, debit what comes in, credit what goes out। यानी इनके डेबिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, कैश रिसीप्ट्स को, और इन द क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड। Second and very important part is related to the receipts and payment account. When we record the cash receipts and cash payment in the receipts and payment account, we do not taking any kind of the period in which we earn income. Means हम जब भी ये अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में जब भी हम अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं तो पीरियड को कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कि सिंपल सा है, इन दिस अकाउंट all receipts and payment, in this account all receipts and payments irrespective of period to which they pertain are shown।
मतलब इस अकाउंट में हम सारे रिसीव्स एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, हमें उनसे रिलेटेड पीरियड को कंसीडर नहीं करना होता। जैसे कि अगर आपको रेंट मिला फॉर द प्रीवियस ईयर, तो ऐसा नहीं हम प्रीवियस ईयर के रेंट को कंसीडर करेंगे, नहीं। मींस वो मिला ना, इससे हमें मतलब है, वो प्रीवियस ईयर का मिला, करंट ईयर का मिला, फ्यूचर ईयर का मिला, इससे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट्स में वही है, अगर हमने रेंट पे किया इस ईयर का तो भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रीवियस ईयर का पे किया तो भी रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या पे किया तो भी रिकॉर्ड करेंगे। All types of the cash receipts and cash payment will be recorded under the receipts and payment account. And the very important part is all types of cash receipts. All types of cash receipts and payments. Capital and revenue. किसी भी आइटम से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल आइटम का हो, चाहे वो रेवेन्यू आइटम का हो, सब तरह की कैश एंड पेमेंट्स को विल बी रिकॉर्डेड। इनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिन्हें अपनी कॉपीज में अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये आपको काफी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। So these are the basic characteristics of the receipts and payment account. Now we are moving to the preparation of the format of the receipts and payment account. And let's we see how we will prepare the receipts and payment account. Okay. So the format of receipts and payment account are as follows. Firstly, we will write down the name of the account at the top of the account, that is in, and the second line is for the year ended. Yes. And the format will be a particulars amount. Okay, so you know very well how we will prepare the receipts and payment account. So this is in basic format. In the debit side we record all the cash receipts, and in the credit side we record all the cash payment. For example, you know very well what are the primary and basic and main source of the income. So the first one is a subscription, donations, all types of the donation recorded in the receipts and payment account, whether it is a general donation or a specific donation, as well as government grants and life membership fees. You know very well there are two types of the fees will be received by the NPO, that is in life membership fees and entrance fees. एंट्रेंस फीस मतलब हर साल जनरली जो हम फीस चार्ज करते हैं अपने मेंबर से, उसे हम एंट्रेंस फीस के क्राइटेरिया में रखते हैं। और जो एक मेंबर से हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ले ली कि वो अगर ये पे कर दे, ये अमाउंट पे कर दे, तो वो लाइफ टाइम उस एनपीओ का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, तो उसे हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। और भी कई तरह की इनकम्स होती हैं, जैसे कि sorry for that, these are the main source of the income, so it will be recorded in the debit side of the receipts and payment account, that is in subscription to donation to government grants, because this will be a cash receipts. ये छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ये सारी चीजें रिसिप्ट्स हैं, तुम्हें डेबिट साइड में लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस and entrance fees. Okay, sorry for the mistake. इसे हम डेबिट पे लिखेंगे क्योंकि ये सारी इनकम्स हैं, सारी रिसिप्ट्स हैं। और यू नो वेरी वेल
In the debit side we record all the cash receipts, and in the credit side we record all the cash payments, as well as income that is in lockers rent. अगर कोई एनपीओ अपने मेंबर्स को लॉकर्स की फैसिलिटी देता है तो उसके बदले वो लॉकर्स का रेंट शेयर करता है. अगर आपने सेल किया, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल या एसेट्स, तो उससे भी पैसा आता है. और रेंट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ या फिर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, सो इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द cash receipts. And in the cash payments we record, the first one is an annual maintenance charges like a salary, rent. Okay, if we sell the investment or assets, तो पैसा आएगा. जब हम एसेट्स सेल करते हैं या इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो पैसा आता है. और अगर हम यही चीज परचेज करें कोई एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, तो पैसा जाएगा. और भी तरह से पैसे जा सकते हैं. और जैसे कि ऑडिट फीस दे दिया, इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है. ये बेसिक फॉर्मेट है ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. और एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी बैलेंस बचता है उसे हम बाई बैलेंस सीधे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज एन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक एट इन द एनपीओ. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मेट इन योर कॉपी प्रॉपरली. नाउ वी आर मूविंग टू द next topic, that is in preparation of income and expenditure account. So as you can see that firstly we discussed how we will prepare the receipts and payment account, and now we are moving to the second type of the account, that is an income and expenditure account. So what are the important points related to the income and expenditure account? Let's we discuss about it. Simple thing is, the first point related to the income and expenditure account is, it is a summary of income and expenditure for the accounting year. यानी बेसिकली जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एक अकाउंटिंग ईयर का पूरी समरी रिकॉर्ड करता है कि हमें कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ. नंबर टू विल बी इट इज अ nominal in nature. It is a nominal in nature. That is, you know very well, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है? ये नॉमिनल नेचर का होता है. इसीलिए इट रिकॉर्ड्स डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड ऑल द इनकम्स. यानी इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है? बेसिकली ये एक नॉमिनल नेचर का होता है. इसीलिए अगर हम बात करें, इट अप्लाइज द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, दैट इट डेबिटेड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credited all the incomes and gains. Number third, you know very well, income and expenditure account में we are recording only the items which are related to the revenue period. Means simple से अगर हम बात करें, it is prepared at the end of accounting period to ascertain the net profit or net loss. It is prepared at the end of the accounting period
टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं, सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट which are related to this account is it records only revenue items, मतलब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लीजिए. पहला पॉइंट क्या है, सिंपल सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह के अकाउंट की तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जिसके डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं. दूसरा, इसमें हम सारे क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहले पॉइंट क्लियर हो गया. तीसरा, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम क्या फाइंड आउट कर सकें, नेट प्रॉफिट एंड नॉट लॉस, और एनपीओ के सेंस में उसको क्या बोला जाता है, सरप्लस या फिर डेफिसिट. एंड इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी इट इग्नोर्स कैपिटल आइटम्स. यानी इसमें हम लोग कैपिटल आइटम्स को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं. इग्नोरेंस का मतलब यहां पर ये है कि रेवेन्यू आइटम्स का मतलब क्या होता है, द आइटम्स या इनकम्स और एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर, यानी इसमें हम वही इनकम्स और वही एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर, जो सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड होती है. एंड कैपिटल आइटम्स का मतलब क्या होता है, वो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती, जो फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड होती है. अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट पे कि व्हाट आर दी फॉर्मेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स मी मूव टू द फॉर्मेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट का नाम लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट लाइन इज फॉर द ईयर एंडेड, किस ईयर के लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं. एंड द टू साइड, in the left hand side we write down the expenditure in amount, and the right hand side we write down the income. So in the income side you know very well, NPOs की कौन सी इनकम लिखनी है, रेवेन्यू इनकम लिखनी है, कैपिटल इनकम इसमें लिखनी नहीं है. सबसे पहले हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन. और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ हम करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को लिखते हैं, यानी रेवेन्यू आइटम्स को. पास्ट ईयर फ्यूचर ईयर को इसमें इग्नोर करते हैं, जैसे हम लोग बोले कैपिटल इनकम्स को. सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, और कौन कौन से आइटम्स आएंगे, और आपको अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो आपकी इनकम का पार्ट होता है. और जनरल डोनेशन, अगर कोई डोनेशन जनरल फॉर्म में हो, स्पेसिफिक डोनेशन इसमें कैटेगरी नहीं होता है. जैसे कोई डोनेशन आपको मिला किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डोनेशन फॉर लैंड कंस्ट्रक्शन, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए या कोई भी हॉल क्रिएट करने के लिए आपको डोनेशन मिलेगा, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. If any donation received for the general purpose, मतलब आप उसका यूज कहीं भी कर सकते हो, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ ओन न्यूज़पेपर, इससे भी पैसा मिलता है. न्यूज़पेपर हो और आपका सन्ड्री रिसिप्ट्स हो,
ठीक है। और आपका हॉल रेंट हो, या जिसको हम लोग बहुत फेमस है इसमें, रेंट रिसीव, हॉल रेंट या लॉकर्स रेंट। यस, कभी कभी कुछ एनपीओ जो होते हैं वो लॉकर की फैसिलिटी भी देते हैं, तो वो आपसे लॉकर्स रेंट। और एक्सपेंस क्या क्या है, जनरल सी बात है, एनपीओ जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, लाइब्रेरीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को क्या देती है, सैलरीज देती है, तो सैलरी एक्सपेंस हो गया। अपने प्रेमाइसेस का रेंट पे करते हैं, वो हो गया। प्रेमाइसेस खुद का है तो उस पर क्या बियर करेंगे, डेप्रिशिएशन बियर करेंगे। और हो सकता है अपने प्रेमाइसेस का इंश्योरेंस कराएं, तो इंश्योरेंस भी खर्चा हो गया। और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट भी कराते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग क्या कराते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराते हैं, तो ऑडिट फीस हो गया, मेंटेनेंस फीस हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, मोटर कार पे, वॉटेवर। और फिर हम उसको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करके हम फाइंड आउट करते हैं कि डेबिट में कम आ रहा है कि क्रेडिट में कम आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, अगर आप देखो ये क्रेडिट साइड है और ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड। अगर डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट हो गया। उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया यानी एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। और इसको सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस। और अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए इनकम से, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफिसिट, और वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। और लास्ट में दोनों अकाउंट इक्वल। सो ये देखा आपने, फॉर्मेट आया। और इस फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड किया, और इससे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, सरप्लस या फिर डिफिसिट। और ये किस नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस को डेबिट और सारे इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। तो इस फॉर्मेट को अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। ओके, सो आफ्टर द डिस्कसिंग द फॉर्मेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस फॉर्मेट के हर एक एक एलिमेंट पे कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स भी गिवन। जैसे अगर हम बात करें, इसमें जो आपको एक्सपेंस से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं, वहां पे भी एडजस्टमेंट्स जनरली गिवन होते हैं। सब्सक्रिप्शन में भी एडजस्टमेंट गिवन होते हैं, डोनेशन में भी एडजस्टमेंट गिवन होते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त या फिर बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो पहले हम इन सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स को समझ लें कि इन सारे चीज़ों का क्या बेसिकली इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट्स related to the adjustment at the time of the preparation of the income and expense account and balance sheet, and the first adjustment is subscription। आज कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ओके, सो सब्सक्रिप्शन से हम कैसे एडजस्टमेंट कैसे गिवन होता है, बेसिकली हम लोग पहले राइट डाउन करते हैं अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमें ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन मिला। ओके, उसमें हम ऐड करते हैं अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एट एंड गिवन हो तो, लेस करते हैं अगर कोई आउटस्टैंडिंग हो प्रीवियस ईयर का। एंड का आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, जो इस साल मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मतलब जो पिछले साल का मिलने वाला था वो नहीं मिला। यानी बिगनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग मतलब विच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर। और इसमें एक और टर्म आता है एडवांस।
अगर एडवांस बिगनिंग का यानी प्रीवियस ईयर अगर आपको कोई एडवांस मिल गया है इस ईयर का तो उसे हम ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर कोई एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है पैसा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कॉम आपके ऊपर है, आप इसको समझ के फॉर्मेट लिख लो या फिर लर्न कर लो कि आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग लेस, एडवांस एट बिगनिंग ऐड एंड एडवांस एट एंड माइनस। एंड यही ऐड और लेस करने के बाद एट द एंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितनी अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यही अमाउंट कहाँ क्रेडिट होगी, इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो ये फॉर्मेट भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। अभी हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था और यही वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन करके लिखते हैं। और ये टेबल आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एनपीओ, जिसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करें। ओके, सो इन टुडेज वीडियो यू कैन सी दैट we discuss a lots of the topic which are related to the preparation of receipts and payment account, income and expenditure account, and the first adjustment which are related to the most common topic, that is in subscription. Okay, so thank you, take care, bye bye.